हेलो नमस्कार। मैं वीरवल धाकड़ एग्रीकल्चर कोचिंग ग्वालियर से। और आज अपनी क्लास है 12th क्लास में चैप्टर 4 की विद्युत विद्युत में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस बाय क्वेश्चंस एमपी बोर्ड। तो एमपी बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे मैंने इंपॉर्टेंट और सिलेक्ट किए हैं और सरल तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। तो अपनी ही भाषा में याद करेंगे, इसको अपनी भाषा में समझेंगे तो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। ये हमारे स्टार हैं तो 12th क्लास में इस बार अभी इंग्लिश मीडियम वाले जो अच्छे नंबर लेके आए हैं और उन्होंने खूब इनाम जीते हैं, मेधावी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। पहला प्रश्न हमारे सामने आ गया कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं वो देखेंगे। तो आपने देखा होगा गाँव में, ठीक है। तो अपने देखा कि विद्युत बल रेखा क्या होती है, तो गाँव में देखा एक तार होता है। अब इस तार को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको काट लेते हैं। तो काटेंगे तो इसमें ये देखेंगे कि करंट जा रहा है, तो दो तार होते हैं, एक कौन सा होता है धनात्मक और एक कौन सा होता है ऋणात्मक। यानी हम बोलते हैं कि एक अर्थ का तो एक करंट का, दो तार होते हैं। दोनों तार इस तरह के हैं, तो अपन इसको काट लेंगे। तो काटा हुआ हिस्सा ये दिखाई दे रहा है अपने पास। क्या दे रहा है? काटा हुआ हिस्सा ये दिखाई दे रहा है, ये वाला। ठीक, एक ये है। अब तार की सतह पर यानी इस भाग से कुछ बल रेखाएं निकलती हैं। क्या निकलती है? कुछ बल रेखाएं। ये तभी निकलेंगी जब इस चालक या इस तार के अंदर करंट होगा, यानी विद्युत होगी, अर्थात आवेश होगा। ये तभी पॉसिबल है। तो अब हमने इस तार को काट करके सीधे देख रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। इसको यहाँ रख लिया, दोनों तारों में एक सिंह करंट हमने चालू कर दिया है। तो तार की सतह से कुछ बल रेखा निकलेंगी। तो बताइए कौन से निकल रही है ये? हम बात करेंगे धन वाले से। इससे निकलती, देखो इधर से आ रही है, लेकिन इधर जाती हुई जा रही है, देखो इधर से आती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ से इनको ऐसे करके यहाँ जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा प्लस या धनावेश से निकलती हैं और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। क्या होती हैं? धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो ये तो विद्युत बल रेखाओं की परिभाषा हम बात करेंगे तो अब समझ में आएगी। तो विद्युत बल रेखा क्या है? तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र का मतलब तार जिसमें करंट आ रहा है उसके चारों ओर, तो विद्युत क्षेत्र में खींची गई, क्या खींची गई, वह काल्पनिक यानी दिख नहीं रही है, दिख नहीं रही है तो वह काल्पनिक बोलते हैं। वह निष्कोण, कोई भी कोण नहीं है, जैसे कि 90 डिग्री का कोण डालते हैं ना मैथ में हम लोग, ऐसे ऐसा कोई कोण नहीं है, तो इसे निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र यानी फ्री एकांक धनावेश, एक यूनिट ऐसा लग रहा है कि ये प्लस को इधर लेते हुए जा रही है। ऐसा लग रहा है इधर जा रही है, गमन माने हो रहा है मतलब जा रहा है, तो प्लस इधर से इधर जा रहे हो ऐसा महसूस हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विद्युत बल रेखाएं जी। तो विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसमें एकांक धनावेश गमन करता हुआ महसूस होता है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे कि ये समझ में आएगा कि विद्युत बल रेखाएं क्या हैं। ठीक है भैया, हमने विद्युत बल रेखा देख ली हैं। अब आगे इसमें किसी को दिक्कत हो तो बता सकते हैं। विद्युत बल रेखाएं, अब आता है कि विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं। क्या विद्युत बल रेखाओं की कैरेक्टर्स क्या हैं, गुण क्या हैं, कैसा नेचर है इनका। तो हम दिखाएंगे कि विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं को मैं बना लेता हूँ फिर से। यहाँ पर एक धनावेश था, धनावेश वाला तार था, और एक ऋणावेश वाला तार था। विद्युत बल रेखाएं ऐसे निकल रही थी, यानी धनावेश से जाती हुई नजर आ रही थी और ऋणावेश पर समाप्त होती नजर आ रही थी। ठीक, ऐसे। तो विद्युत बल रेखाएं हमेशा कहां से निकलती हैं? धनावेश से निकलती हैं। तो ये धनावेश की बात कर रही, तो विद्युत बल रेखाएं कहां से? धनावेश से प्रारंभ होती हैं और ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ऐसी रेखाएं क्या कहलाती हैं? विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। कितना इजी शब्दों में हो गया एकदम।
अब आता है विद्युत बल रेखाएं किसी चालक, चालक बोले, चालक किसको बोलेंगे, ऐसा तार जिसमें करंट चल सके, तो जो करंट चलता है उसे चालक कहते हैं, तो इसको बोलेंगे चालक। से लंबवत निकलती है, लंबवत का मतलब है ये धन है और धन पर हम देख रहे हैं कि सीधी निकल रही है। देखो लंबवत का मतलब 90 डिग्री के कोण पर निकले, कितने पे, 90 डिग्री के कोण पर निकलती है, तथा किसी चालक तार पर लंबवत ही समाप्त होती हूँ, कैसी, लंबवत ही समाप्त होती हूँ, तो ये कैसा है, ये लंबवत समाप्त होती है, इधर से आती हुई है तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण पे यदि समाप्त होती है तो इन्हें क्या बोलेंगे, लंबवत। तो दोनों कैरेक्टर, दोनों गुण सही आ गए समझ में चित्र के अनुसार। अब देखते हैं तीसरा, विद्युत बल रेखाएं खींची हुई व लचकदार, लचकदार का मतलब ऐसे लग रहा है कि एक आदमी डोरी लेकर, रस्सी लेकर खड़ा है और एक इधर खड़ा है, तो दोनों कैसी हैं, देखो लचकदार। यदि इसे अपन और खींचेंगे तो दोनों व्यक्ति इधर इधर खींचेंगे आपस में ऐसे, बस इसी कारण पंखा चलता है। तो ये लचकदार डोरी की भांति हैं, ये टाइट नहीं है, लचकदार है, ठीक है, लचकदार डोरी की भांति होती हैं जो सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, अर्थात ऐसा नहीं कर सकती, जैसे कि हम बात करें कि एक विद्युत बल रेखा ये है तो यहाँ से निकली और ऐसे चली गई और ऐसे आ गई, तो देखो एक क्रॉस यहाँ हो गया, 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 तो ये विद्युत बल रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती हो गई, ऐसा कभी नहीं होगा। तो क्या कहा है यहाँ से फिर से देखो, दो यानी एक और दो, एक ये और एक ये, दो बल रेखाएं क्या समांतर गई है, कहीं क्रॉस नहीं है, नहीं हुई है, तो ये कहिएगा दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, जैसे कि मैंने ये दिखाया, ये गलत तरीका है, ठीक है। विद्युत बल रेखा लंबाई के लंबवत, यानी लंबाई जे और लंबाई जे, तो ये आपस में रबड़ की तरह, जैसे रबड़ को खींच लो फिर वहीं आ जाएगी, ठीक है ना, खींच लो तो वहीं आ जाएगी, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते, लंबवत दिशा में एक दूसरे को दूर हटने का भी प्रयास करती हैं। विद्युत बल रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा के उस बिंदु पर धनावेश यानी क्या, प्लस, धनावेश पर लगाने वाले बल की दिशा को भी दर्शाते हैं कि धन जा रहे हैं इधर से ऋण की ओर। ये है विद्युत बल रेखाओं के गुण, एकदम सरल तरीके से सीख लिए, इसको बढ़िया से आप नोट डाउन कर सकते हैं, वीडियो को रोक लीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न हुआ हमारा। अगला हमारा प्रश्न है समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसके गुण लिखो। तो सम माने तो दुनिया ही जानती है, इक्वल होता है, समान होता है, और विभव माने यहाँ बात करेंगे कि किसी भी करंट वाले तार में आवेश की मात्रा को, यहाँ विभव की बात करेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि मान लो एक उदाहरण लेते हैं हम लोग, एक प्लेट है, ये चांदी की या किसी भी धातु की प्लेट है, और उसमें आवेश यानी Q दिखाई दे रहा है, हमें क्या दिखाई दे रहा है, हम आवेश को हम लोग Q से प्रदर्शित करेंगे, तो पूरे में Q Q दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ये प्लस प्लस ऐसे, ये मैंने Q2। अब ये बताइए इसमें क्या आवेश एक समान है पूरे में, कि कहीं ज्यादा कहीं कम है, नहीं, इक्वल है, समान है, तो हम कहेंगे यह पृष्ठ कैसा है, समविभव पृष्ठ है। इसमें यहां से यहां तक यदि Q आवेश जाने की बात करें तो नहीं जाएगा, क्योंकि फुल अपने आप में स्वतंत्र भरा हुआ है आवेश, तो ये बात कहेंगे समविभव पृष्ठ वह होगा जिसमें किसी को भी यानी एक आवेश को दूसरे आवेश तक ले जाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी फिक्स है। तो ये तब होगा जब हमारे पास कोई तार में करंट तो है पर कहीं चालू नहीं है करंट, यानी कोई चीज उसे चल नहीं रही है, ये समविभव पृष्ठ होता है उस समय। तो देखो फिर से, समविभव पृष्ठ बिंदुओं को मिलाने वाली, यानी इनको मिलाने वाली समझ लो, चाहे ऐसे मिलाने वाली काल्पनिक पृष्ठ को, कैसा, काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं, ऐसा हमने मिलाया है। तो प्रत्येक आवेशित चालक का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखा भी किससे निकल रही, पृष्ठ से। पृष्ठ किसको मान रहे हैं अपन लोग, इस तार को, क्या मान रहे हैं, इस तार को हम लोग पृष्ठ मान रहे हैं।
तो पृष्ठ की सतह से सीधे लंबी निकल रही है, तो हमेशा पृष्ठ से कैसी निकलती है, प्रत्येक बिंदु से लंबवत निकलती है। ठीक है, कैसी निकलती हैं, लंबवत प्रारंभ होती हैं। अब आता है कि समविभव पृष्ठ की परिभाषा हो गई। समविभव पृष्ठ के लिए आप इसको लिखें और ऐसा कैसा यहाँ पर एक चित्र बना लें, इससे याद हो जाएगा। अब इसके गुण सुनो, तो इसके गुण भी कैसे हैं, चुंबक की तरह, यानी ऐसे ही आवेश, मान लो मैंने एक तार में करंट लगा दिया, इसमें 10 एम्पियर की धारा जा रही है, आवेश जा रहा है, दूसरा 10 का एक और जोड़ दें इसमें, तो क्या आवेश इधर उधर जाएंगे, नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों प्लेटों में आवेश इक्वल है। तो कभी भी दो पृष्ठ आपस में एक दूसरे को नहीं काटेंगे, जैसे कि विद्युत बल रेखाएं नहीं काट रही थी। तो ये है, अब देखेंगे समविभव पृष्ठ के गुण बताएंगे, तो ये देखेंगे प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान कैसा है, पूरे में समान है, इसलिए इसे समविभव पृष्ठ कहेंगे। तो समविभव पृष्ठ का गुण वो होगा, समविभव पृष्ठ तभी होगा जब आवेश प्रत्येक जगह कैसे हो, समान हो, तो समविभव है, और समान नहीं है तो कैसे हैं, संभव नहीं है। एकांक धनावेश, ये धनावेश है, ये जो दिख रहा है Q प्लस, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु से या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक बराबर हैं, समान है। जैसे कि तालाब में पानी इक्वल भरा हुआ है, तो इधर का पानी उधर जाएगा, नहीं जाएगा, यही बात है। तो इसी प्रकार विद्युत बल रेखा समविभव पृष्ठ के कैसे होती है, अभिलंबवत, यानी ये पूरी सतह एक क्या है, पृष्ठ है, और इस पे ये लगाएंगे 90 डिग्री का, तो पृष्ठ और इसके बीच में कैसा कोण हो गया, 90 डिग्री का कोण हो गया। तो इसको बोलते हैं कि समविभव पृष्ठ से कैसे अभिलंबवत निकलती हैं। अब आती है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते, सेम वाले कभी एक दूसरे के बगल में रख दिया तो आगे से इधर उधर नहीं होगा, तो ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते। ये हो गया हमारे पास समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, और इसके गुण भी हो गए। तो जो उसकी परिभाषा हो गई, उसके गुण हो गए, ऐसा कैसे इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब आता है अगला कि किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक। क्या आएगा अगला प्रश्न, किसी चालक के विभव को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित का मतलब है कि कब आवेश कम हो जाए और कब ज्यादा हो जाए किसी सतह पर, तो ज्यादा और कम को क्या बोलेंगे, प्रभावित। क्या बोलेंगे, प्रभावित। क्या प्रभावित होगा, विभव। कब, जब आवेश की मात्राओं का प्रभाव पड़ेगा। तो यहां से हम देखेंगे, अथवा में प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, विद्युत विभव को प्रभावित करने वाले कारक लिखो। तो सब प्रश्न ऐसे आएगा, तो हम इसे बोर्ड में हल कर देंगे। तो कैसे करेंगे जरा देखो, कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करेंगे। नंबर 1, आवेश की मात्रा। हमने एक प्लेट बनाई थी, अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, Q प्लस वाली, ठीक है कि नहीं, ऐसे। यदि इसमें हमने तार में अभी 10 एम्पियर की धारा लगाई है ना, या 10 वोल्ट की समझ सकते हैं आप, 10 वोल्ट की, तो आवेश इतने। यदि मैं इसमें 20 वोल्ट की धारा भेजूं तो ये आवेश बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो आवेश की मात्रा बढ़ेगी, क्या होगी, आवेश की मात्रा बढ़ा दी जाए तो उसका विभव भी उतना ही अधिक हो जाएगा। क्या होगा, जितना बढ़ाएंगे। चाहे ऐसे समझ सकते हैं एक उदाहरण में, तो रेगुलेटर को हम लोग घुमाते हैं, उतनी ही आवेश ज्यादा भेजेंगे पंखा उतना ही स्पीड से चलेगा या फिर कम चलने लगेगा। ये भी उदाहरण ले सकते हैं। अब आता है आवेश समझ में आ गई, तो जितना ज्यादा हम लोग वोल्टेज देंगे उतना ही पंखा चलेगा, या जितना ही हम धारा भेजेंगे उतना ही। तो किसी सतह पर जितना अपन लोग आवेश भेजेंगे वह उतना ही कैसा हो जाएगा, विभव बढ़ जाएगा। चालक का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मतलब ये है, या भी इसमें मान लो मेरे इतने एरिया में 10 लोग बैठे हुए हैं, कितने, 10 लोग। यदि इतने एरिया में मैं यहाँ पर जैसे 20 लोग भर दूं इतने एरिया में, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा कैसे जाएंगे, घने हो जाएंगे। तो यदि चालक का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए, इसको मैं अब इतना बड़ा कर दूं, क्या कर दूं, इतना बड़ा, तो ये कैसे हो जाएंगे, विरल हल्के कम हो जाएंगे, तो विभव भी कम हो जाएगा। यदि मैं सुकड़ा करके इसे क्या कर दूं, आधा कर दूं यहाँ तक, बहुत सारे आवेश एक साथ हो जाएंगे। तो क्षेत्रफल घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा तो घनत्व कम होगा, एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे। तो देखो जरा, क्षेत्रफल में उल्टा आंसर आएगा। चालक का क्षेत्रफल को अपन बढ़ाएं या घटाएं,
आवेश स्थिर रहने पर, आवेशों की संख्या में कोई बदलाव नहीं करेंगे, केवल क्षेत्रफल में बदलाव करेंगे। तो आवेश स्थिर रहने पर चालक का विभव उसके तल के क्षेत्रफल, तल कौन सा, ये पूरा एरिया, तल के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा, कैसा, व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है। अर्थात क्षेत्रफल बढ़ा देने पर, क्या बढ़ाने पर, देखो क्षेत्रफल बढ़ा देने पर उसका विभव कैसा हो जाएगा, कम। इसका उल्टा भी करेंगे कि क्षेत्रफल घटा देंगे तो विभव बढ़ जाएगा। बस ये है। तो यहाँ केवल एरिया की बात करेंगे, आवेश निश्चित होना चाहिए, आवेशों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखें, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति, यानी किसी तार में करंट जा रहा है और उसके बगल में दूसरा एक और चालक लिया जाए तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो सबको पता है कि किसी चालक में जिसमें करंट जा रहा है उसके बगल में दूसरी कोई और धातु रख दें तो आवेश कम होने लगेगा। क्या होगा, आवेशित कम होने लगेगा। तो अन्य चालक लाने पर आवेश चालक का विभव कैसा हो जाएगा, कम होने लगेगा। सही है, ठीक है। अब ऐसे समझ लो उसका उदाहरण, मान लो आपके बर्फ के बगल में बिठा दिया जाए तो ज्यादा ठंड लगने लगेगी, क्योंकि आपकी उष्णता में जाने लगेगी बर्फ में। और बिना बर्फ वाले के पास बैठा दो उसको, या बिना बर्फ के बैठो तो आपको ठंड नहीं लगेगी। तो बर्फ की उपस्थिति क्या है, अन्य चालक, बस आपकी आवेश या आपकी ऊष्मा जाने लगेगी तो क्या हो जाएगा, आपको जल्दी ठंड लगेगी, यानी आपकी ऊष्मा कम हो जाएगी। किसकी वजह से, बर्फ की वजह से। तो उसी प्रकार से हम यहाँ बात करेंगे, किसी तार में करंट जा रहा है, उसके बगल में एक तार और जोड़ दिया जाए जिसमें करंट ना हो तो वो उसके आवेश को पीने लगेगा। ये अब आता है चालक के परतः माध्यम। परतः माध्यम को अर्थ समझे जरा, देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो जरा, मान लो एक तार है, ये यहाँ से यहाँ तक, इसमें करंट जा रहा है, करंट बोले तो आवेश, ठीक है। तो इसमें एक तो खाली में जा रहा है और इसमें हम लोग ने भर दिया पानी, क्या कर दिया, पानी भर दिया, लेकिन इस पर कोई रबड़ नहीं लगी हुई है, प्लास्टिक नहीं है। तो इधर में करंट यदि 10 रुपए वेल जा रहा है तो इधर में कितने रह जाएगा, ये 7 रुपए, अर्थात करंट पी लिया। यदि मैं इसी को, तार को, यदि तार को पानी में से तो गुजारूं, लेकिन इसके ऊपर क्या लगी हुई है, रबड़ या प्लास्टिक लगी हुई है, जो पानी के संपर्क में नहीं आ रहा, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या भरा हुआ है, प्लास्टिक। तो प्लास्टिक से पानी में करंट नहीं आ रहा, तो यदि 10 एम्पियर की धारा भेजी है तो 10 ही एम्पियर की आएगी, 10 वोल्ट भेजा है तो 10 वोल्ट ही आएगा। तो इसका मतलब है कि इसके चारों बल जो माध्यम था वो पी रहा है। तो ये कहते हैं किसी चालक, तारक को क्या बोलते हैं हम लोग, चालक। क्या बोलते हैं, चालक, क्योंकि लाइट चल रही है इसमें, तो लाइट पानी में चली गई कुछ, तो चालक ने क्या कर दिया, माध्यम ने उसके पी ली जिसमें वो जा रही। एक तो ये होगा परतः, मतलब उसके चारों ओर के माध्यम में। तो चालक की परतः है, परावैद्युत अंग यानी हवा है या पानी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। माध्यम होने पर उसके V/K का मतलब ये है कि जितना उसका जो परावैद्युत अंग है उतना ही वोल्ट अनुपात में कम हो जाता है। क्या हो जाएगा, चालक की वायु में विभव बताया, स्पष्ट विभवों का क्या लिखा आंसर, सीधा कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यही बताना है। तो आप वैसे देख लो कि यदि तार हवा में जा रहे हैं तो कितना करंट पी रहा है, और पानी मुहर से जा रहा है तो कितना करंट पी रहा है, क्योंकि तार के चारों ओर एक तरफ हवा है और दूसरी तरफ, दूसरे तार में अपन पानी में से गुजार रहे हैं, तो चारों तरफ क्या है, पानी है। तो पानी वाला विभव क्या मतलब आवेश को पी जाएगा तो करंट कम जाएगा। ये है इसका आंसर। तो इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चंस भी हुआ। ठीक है, तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन कौन सा है इसका अपना। अब आता है जूल के नियम को समझाएं। जूल एक वैज्ञानिक था, उसने ये बताया कि किसी तार में यदि किसी तार में यदि अपन करंट भेजते हैं तो तार गर्म होता है। क्या होता है, गर्म होता है। तो गर्म होने की बात कोई हम लोग जूल के नियम से समझेंगे। तो वैज्ञानिक जूल ने ये बताया है कि यदि किसी तार में करंट जाता है तो वह गर्म होता है। तो गर्म होने के लिए उसने 3 शर्तें बताई हैं, 3 शर्तों पर ज्यादा गर्म होता है। तो उन्होंने एक मीटर बना के बताया, इसमें क्या बताया, एक मीटर से बताया। तो मीटर से हम समझेंगे, क्या समझेंगे जरा देखो, ये जो दी गई है ना, ये ई है, क्या है,
ई बोले तो एनर्जी, एनर्जी बोले तो बैटरी या करंट मान लेते हैं, क्या है, बैटरी या करंट मान लेते हैं। ये वो है जिसे अपन लोग रेगुलेटर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेगुलेटर बोल सकते हैं, यहाँ से इसको कम जाना। अब यहाँ से हम देखेंगे कि ये यहाँ से स्विच अपने कर दिया तो करंट जाने लगेगा। अब यहाँ से ये टूटा हुआ है पर पता भी देखो यहाँ से, जब इसको दबा देंगे तो करंट जाने लगेगा बैटरी से, ये दबा देंगे, इसको अपन लोग स्विच बोलते हैं, गाँव में खटका बोलते हैं, खटका दबा देंगे तो ये इससे टच हो जाएगा, टच हो जाएगा तो ये पूरा करंट इसमें आने लगेगा। और यहाँ पर एक तार लगा हुआ है तो तार गर्म होने की बात कहेंगे। और इसके अंदर जो पानी गर्म होगा ये, तो इसमें लगा हुआ है एक मीटर, इसमें ये दिख रहा है ये मीटर, तो इसमें लगी थर्मामीटर। थर्मामीटर ये बताएगा कि कितना गर्म हो रहा है, इससे अपन लोग समझेंगे। मान लो हम लोगों ने एक देखा कि एक तार तो इसमें लगा दिया चांदी का, और एक तार लगा दिया उन्होंने कॉपर का, और एक तार लगा दिया उन्होंने एल्यूमिनियम का। तो एक तार लगाया एक का चांदी का, एक तार लगाया कॉपर का, और एक तार लगाया उन्होंने चांदी का। तो तीनों तारों को एक निश्चित समय में लगाया, क्या लगाया, टाइम निश्चित है, कैसा है, टाइम निश्चित है, क्या है, टाइम निश्चित है, और धारा निश्चित है, कैसी है, करंट निश्चित है, आई कैसी है, निश्चित है। तो जब निश्चित टाइम निश्चित हो, सबन को 10-10 मिनट के लिए लगाया, तो 10-10 मिनट को तीनों को लगाया, तारों को क्रम क्रम से एक करके, और पहले को 10 मिनट लगाया एक चांदी के तार को, तो ये गर्म बताया मान लो अपने 1 डिग्री सेल्सियस। यदि मैंने 10 मिनट के लिए अपने कॉपर का तांबे पे लगाया तो ये बता रहा है 2। यदि मैंने किसका लगाया फिर उसके बाद एल्यूमिनियम का, किसका लगाया, एल्यूमिनियम का, सल्फर का बोलते हैं, तो मान लो ये 3 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। तो इसका मतलब ये है कि धातुओं में भिन्न भिन्न में ऊष्मा गुजारेंगे, करंट गुजारेंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी, ये बता रहा है। तो किसी चालक में कितना प्रतिरोध है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऐसे ही हम लोग दूसरा, किसी तार को, एक ही तार ले लेते हैं यहाँ पर, चलो एक तार को 10 मिनट के लिए लगाया, एक तार को 20 मिनट के लिए लगाया, और तार सभी कहे के थे एल्यूमिनियम के या फिर कॉपर के। जहां धातु निश्चित हो जाए और फिर हम लगाएं, समय भिन्न भिन्न करके लगाएं तो भी टेम्परेचर में अंतर आता है। एक दूसरा, तार एक ही हो लेकिन यहाँ से करंट भिन्न भिन्न भेजते हैं तो भी, तो 3 चीजों पे डिपेंड बताया उन्होंने, एक तो धारा पर, और एक प्रतिरोध पर, और एक समय पर। कि धाराएं भिन्न भिन्न भेजेंगे तो भी गर्मी में फर्क पड़ेगा, प्रतिरोध यानी अलग अलग धातु के तार लगाएंगे तो भी प्रभाव पड़ता है, और कम ज्यादा समय के लिए लगाएंगे तो भी प्रभाव पड़ता है, ये बताया उन्होंने। तो इसको हम लोग अब नीचे समझेंगे, जरा देखो। अब आएगा समझ में, जरा देखो। जूल के नियम को इस प्रकार समझ, यदि किसी चालक, चालक बोले तो तार, ठीक, क्या, तार में समान समय के लिए, क्या के लिए, समान समय के लिए, समय कैसा है यहाँ पर, स्थायी, समय में कोई परिवर्तन नहीं है, स्थायी है ना, स्थायी, स्थायी के लिए भिन्न भिन्न प्रबलता, यानी धारा में कम ज्यादा करी, करंट कम ज्यादा भेजा तो क्या ऊष्मा उत्पन्न होगी, तो धाराएं प्रवाहित की जाए तो उस चालक में उत्पन्न ऊष्मा, तार गर्म होंगे। गांव में हम लोग ऐसा भी सुनते हैं कि लाइट ज्यादा कम हो रही है, बार बार फ्लेक्सिबल हो रही है, तो देखेंगे मोटर ज्यादा गर्म हो जाती है। तो ये कह रहे हैं कि यदि तार में करंट ज्यादा कम होगा तो क्या होगा, तार गर्म होंगे, क्या होगा, तार गर्म होंगे, तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ठीक है, तो धारा के प्रवाह के, तो आई स्क्वायर याद रखना, धारा के वर्ग, धारा क्या है आई, और आई का क्या लगा है, वर्ग, वर्ग के कैसा है, अनुक्रमानुपाती, जितना लाइट कम ज्यादा करोगे उसका वर्ग गुना मोटर या तार गर्म होंगे, क्या होंगे, उतने ही ज्यादा। तो हम कहीं भी कोई भी मशीन चला रहे हैं, लाइट कम ज्यादा, लाइट कम ज्यादा, तो कॉइल जलने का डर रहता है, आग लगने की डर रहती है, क्योंकि कॉइल गर्म हो जाते हैं, अर्थात जो चालक तार हैं वो गर्म हो जाते हैं। यही जूल का नियम है। जूल ने किस पे नियम दिया है, हीट, क्या दिया है, हीट पर दिया है, ऊष्मा पर। तो ऊष्मा, ऊर्जा काय में चेंज हो रही है बताएं, ऊष्मा में, ये बात बताई उन्होंने। चलो ठीक है,
अर्थात उन्होंने कहा है कि H समानुपाती आई स्क्वायर की यही बात, जब प्रतिरोध यानी धातु एक ही हो और समय एक ही हो, तब ये एक ही होने का मतलब है नियत हो। ठीक है, यदि किसी चालक में अब आ गया दूसरा नियम, यहां से क्या आ गया दूसरा नियम, यदि किसी चालक में समान प्रबलता, समान प्रबलता का मतलब है धारा में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे अब। ठीक है, सॉरी क्या लिखा है इसका, यदि किसी चालक में समान प्रबलता की धारा, प्रबलता की धारा कैसी हो, समान हो। यहाँ पर धारा बदली थी, यहाँ धारा स्थायी रहेगी, लेकिन बदलेंगे क्या, भिन्न भिन्न समय, टाइम बदलेंगे। 10 मिनट के लिए एक तार को गर्म करेंगे, मतलब चलाएंगे धारा, तो कितना गर्म होगा। यदि उसी तार में 20 मिनट चलाएं, तो उसी में यदि 1 घंटा चलाएं, तो तार कौन सा ज्यादा गर्म होगा, 1 घंटा जिसमें से मोटर चलाइए वो तार ज्यादा गर्म होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न समय के लिए क्या धारा प्रवाहित की जाए, तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा धारा प्रवाहित होने के समय के अनुपाती होगा, अर्थात S समानुपाती T। इसका मतलब ये है कि उतनी ही अधिक गर्म होगी जितनी ज्यादा चलाएंगे। ठीक है, क्या लिखिए, अनुक्रमानुपाती का मतलब है समान अनुपात में, इसमें समान अनुपात को ही अनुक्रमानुपाती। समान अनुपात क्या होता है, एक तराजू मान लो आप, तराजू, इसमें क्या, तराजू में हमने पल्ले में एक बटन बोझ बाहर रखा, इसमें कोई चीज रख दी, 1 किलो का वजन इधर रखा तो अनाज कितने रखा, समान, 1 किलो इधर तो 1 किलो इधर, 2 किलो इधर तो 2 किलो इधर, तो इसको बोलते हैं समान अनुपात। तो इसे अनुक्रमानुपाती बोलेंगे फिजिक्स में। ठीक है, तो समान होता है। तो जितना टाइम ज्यादा देंगे, ज्यादा मोटर चलाएंगे, उतना ही तार ज्यादा गर्म होंगे, बस ये बताया है। ठीक है, अब देखो फिर से पढ़ के, यदि किसी चालक में समान प्रबलता की धारा यानी करंट एक समान भेजा है, जहां करंट अलग अलग भेज रहे थे, पर समय यहाँ पर एक समान था, यहाँ पर समय भिन्न भिन्न हो गया, बस ये प्रभाव फर्क पड़ेगा। तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा यानी गर्म कितना होगा, तो गर्म की बात कही है तो ज्यादा समय में भेजेंगे उतना ही ज्यादा गर्म होगा। तीसरा आता है हमारे सामने, अर्थात इसे द्वारा से इसे लिख सकते हैं H समानुपाती T। जितना समय देंगे, जितना समय ज्यादा मोटर चलाएंगे, उतना ही ज्यादा तार गर्म होंगे। कब, जब धारा यानी प्रतिरोध, यानी इसमें क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, तार एक ही क्वालिटी की होने चाहिए और समान धारा जाना चाहिए। जब एक चीज में बदलाव करेंगे, 2 चीज स्थायी रहेंगी। ठीक है, तो अभी धारा को देख लिया हमने, अब यहाँ पे हमने टाइम को देख लिया, अब प्रतिरोध देखेंगे। ठीक, तो देखो क्या होगा, तीसरा नियम आ गया, क्या आ गया, तीसरा नियम आ गया। तो यदि भिन्न भिन्न चालकों में, अब यहाँ पर चालक का मतलब हुआ एक तार चांदी का, ठीक है, एक तार कॉपर का यानी तांबे का, और एक तार एल्यूमिनियम का, है ना, क्या है, एल्यूमिनियम का। जहां चालकों की समान प्रबलता की धारा समान समय के लिए भेजेंगे, तो क्या होगा, चालकों में उत्पन्न ऊष्मा उनकी प्रतिरोध, यानी चांदी का प्रतिरोध कितना है, तांबे का प्रतिरोध कितना है, एल्यूमिनियम का प्रतिरोध कितना है, और लोहे के तार का भी कितना है, तो प्रतिरोध का अनुक्रमानुपाती। इसका मतलब सीधा सीधा ये निकलता है कि चांदी के तार में यदि सही जाती है, करंट अच्छा जा रहा है, ठीक है, तो ये कम गर्म होगा। यदि लोहे के तार में भेजेंगे तो कुछ ज्यादा गर्म हो रहा है। सही है, तो यही बात कर रहे हैं। अब अपन लोग नाइक्रोन ले लेते हैं, हीटर का तार, उसमें तो भेजते तो और ही ज्यादा गर्म होता है। तो यहाँ गर्म होने की बात कही है, तो पर यहाँ पर भी कही है कि S समानुपाती क्या, प्रतिरोध। तो भिन्न भिन्न प्रतिरोध, कितने, भिन्न भिन्न प्रतिरोध, अर्थात ये एक बार चांदी का ले लो, एक बार तांबे का ले लो, और एक बार अपन लोग इसको, एक चांदी हो गया, तांबा हो गया, और एक बार हम ले लेते हैं इसको एल्यूमिनियम का, है ना, एल्यूमिनियम का ले लेते हैं। तो जब अलग अलग धातु के लेंगे तो भी गर्म उतना ही होगा जितना प्रतिरोध यानी R बढ़ेगा। तो इसमें कम है, चांदी में क्या है, चांदी में कम है तो कम गर्म होगा, तांबे में उससे ज्यादा है तो और ज्यादा गर्म होगा।
एल्यूमिनियम उससे ज्यादा तो और गर्म होगा, और लोहे में इससे ज्यादा प्रतिरोध है तो वो और ज्यादा गर्म होगा। तो उन्होंने कही कि प्रतिरोध बढ़ेगा उतना ही ऊष्मा बढ़ेगी। इसको हम एस समानुपाती आर लिखते हैं कि प्रतिरोध बढ़ेगा तो ऊष्मा बढ़ेगी, अर्थात खराब क्वालिटी के तार आएंगे तो ऊष्मा बढ़ेगी, यानी तार गर्म होंगे। ये बात कही है। ठीक, तो इस प्रकार से हम बात करेंगे। तो हमारे पास कितने समीकरण हो गए? एक तो हो गया H समानुपाती I स्क्वायर, जब हमारे पास प्रतिरोध यानी तार एक ही क्वालिटी के थे, एक ही समय टाइम दिया तो स्थायी, जब ये दो स्थायी है तब अपन लोग धारा पर बदलाव सीख रहे थे। जब S समानुपाती R आ गई तो यहाँ पर I आ गई और T समान हो गए। जब S समानुपाती क्या हो गया, टाइम निश्चित हो गया, तब प्रतिरोध और आई निश्चित थे, प्रतिरोध और आई निश्चित थे। तो समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, तो तीनों समीकरणों को मिला दिया जाए तो H तीनों में कॉमन है। कैसी है? H तीनों में कॉमन है। H H H, तो मैंने तीनों की H रख दी। तीनों में समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह था तो तीनों में अनुक्रमानुपाती रख दी, और तीनों में की आई स्क्वायर रख दिया, फिर अपन ने आर स्क्वायर रख दिया, फिर वो आर रख दिया, फिर टी रख दी, तीनों को रख दिया। ठीक है, तो ये तीनों का समीकरण है ना, तीनों को मिलाने पर जे बन गया। अब समानुपाती को हटाएंगे तो बराबर का चिन्ह आएगा, बराबर का चिन्ह आएंगे तो इसकी एक निश्चित वैल्यू रख दी जाएगी। जैसे कि गणित में 2 पाई आर में पाई लगती है ना, कहलाती है 2 पाई आर, तो आर क्या है? एक नियत, पाई क्या है? एक नियतांक, क्या है? नियतांक है, स्थायी वैल्यू होती है। कितनी होती है? 22/7। ऐसे ही यहाँ पर के की वैल्यू निश्चित हो जाएगी, ये कहा गया है। तो आप क्या लिख दो, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ लिख दो, ये हट जाएगा, ये बराबर आ जाएगी, उसकी जगह पे के आ जाएगा, और के क्या है यहाँ पर? एक नियतांक लिख के आप समाप्त करें। के की वैल्यू अपन ने नहीं करना है, और बाकी पूरा का पूरा जे की जे सेम टू सेम ये रख दिया अपन ने। इस प्रकार से जून ने बताई थी कि तार गर्म कैसे होते हैं। फ्रेंड्स, अब अगला कल करेंगे अब इसके बाद। ठीक है।